सीन की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एक प्लेनेट को जिसके ऊपर एक मिटियोर सी चीज हिट करती है। वो मिटियोर जाकर एक सिटी के ऊपर लगता है। वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस सिटी के अंदर रह रहे लोगों के सेलफोन के ऊपर वार्निंग आती है। इसी दौरान वहां पर अनाउंसमेंट भी होना चालू हो जाती है। एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज है उसने यहाँ पर इन्वेजन कर दिया है। जल्दी हो पाए सिटी से इवैक्यूएट करें और शेल्टर में जाएं। वहीं पर हमें उस एलियन स्पीशीज को दिखाया जाता है जो असल में एक ड्रैगन के जैसे होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। उसके सामने खड़ी बिल्डिंग्स भी उसके सामने बच्ची लग रही होती हैं। तभी वो ड्रैगन अपने मुंह के अंदर अपनी पावर्स को चार्ज करना चालू कर देता है और ठीक उसी के सामने एक लड़का खड़ा हुआ होता है। तभी उस ड्रैगन की नजर उस लड़के के ऊपर पड़ती है और वो ड्रैगन गुस्से में उस लड़के को घूरना चालू कर देता है, जो कि कोई और नहीं हमारा एमसी होता है। इसका नाम कूरो बुईगुई है। हमारा एमसी बिना डरे उस मॉन्स्टर के सामने स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है कि मॉन्स्टर मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। हमारे एमसी को वो मॉन्स्टर खा जाता है और खत्म मांगा खत्म, सब लोग अपने अपने घर जाओ। सीरियसली ले लिए क्या? मजाक कर रहा हूँ, जाना मत। हमारा एमसी उस ड्रैगन के मुंह के अंदर से बोलता है कि वो 15 साल से इसी स्टोबॉर्न प्राइड के साथ जी रहा है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ एक ईवीए के मुंह के अंदर। मेरे आत्मसम्मान को, मेरे प्राइड को मेरे साथी में निगल लिया गया। यहीं से सीन चेंज होकर 10 साल पास्ट पर आता है। हमारा एमसी बताता है कि 10 साल पहले स्पेस से हमारे ऊपर एलियंस ने इन्वेड किया, जिन्हें ईवीए कहते हैं। ये एलियन 1, 2 या 200 नहीं, हजारों की तादाद में अर्थ के ऊपर इन्वेजन किया था। इंसानों के बनाए हुए हथियार इनके ऊपर जरा सा भी कारगर नहीं थे, लेकिन एलियन कुछ कॉस्मिक सब्सटेंस को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए थे, जिसकी वजह से एलिमेंट सेक्टर्ड हो गए और जो ह्यूमन अब तक नॉर्मल और वीक थे वो अचानक से अवेकन होना चालू हो गए। इसी के साथ ह्यूमंस ने ईवीएस के अटैक्स को काउंटर करना चालू कर दिया और यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम पर आता है। वहीं पे हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी हमें बताता है कि ये 8th स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है, एक हाई स्कूल। इस स्कूल के अंदर कंट्री के टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन 15 साल या उससे ज्यादा की उम्र के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स के रूप में बड़ा किया जाता है। मैं भी यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ। तभी हमारा एमसी के सर के ऊपर एक कैन आकर लगता है, जिसे कहकर एमसी हमारा रियलिटी में आ जाता है। हमारा एमसी, जिसे मैं कूरो बुलाऊंगा, वो बोलता है कि असल में वो यहाँ पर केवल एक पार्ट टाइम वर्कर है। तभी जिस लड़के ने कूरो के ऊपर वो कैन फेंका था, अबे एक कचरे वहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, अपना काम कर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट के ऊपर सभी के सभी ह्यूमन अवेकन है, केवल कूरो को छोड़कर। कूरो बताता है कि ह्यूमंस ने अपनी अल्फा एबिलिटीज के बेसिस के ऊपर रैंक्स को डिवाइड किया है, जिसके अंदर एस से लेकर डी तक सुपर सोल्जर्स कहलाते हैं और उससे निचले ग्रेड के रोग सिविलियंस कहलाते हैं। और सारे के सारे ह्यूमंस के अंदर केवल अकेला मैं ही हूँ जिसने किसी भी तरीके की अल्फा एबिलिटीज को अवेकन नहीं किया, इवन की लोवेस्ट रैंक एफ ग्रेड भी नहीं। इसी की वजह से मैं अपने स्कूल्स को भी अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन ये बोलकर कूरो उस कैन को उठा लेता है। कूरो उस कैन को उस पर्सन के सामने जिसने उस कैन को फेंका हुआ होता है करते हुए बोलता है, अपने कचरे को अपने मन से फेंको जाके, तुम्हारी रैंक से यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान कूरो अपने मन के अंदर बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हें ये चीज तो नहीं सिखाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर धूम धड़ाक धूम धूम की आवाज सुनाई पड़ने लगती है और हमें दिखा जाता है कि कूरो को उस लड़के ने पेल दिया होता है। कूरो जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके मत्थे से भाप निकल रही होती है। तभी वो लड़का कूरो के ऊपर आ जाता है और उसके बाल को खींचते हुए बोलता है, कचरे तू मुझे ऑर्डर दे रहा है जिसका खुद का कोई रैंक नहीं है, तुझे पता भी है कि मैं एक ए रैंकर हूँ। ये बोलते हुए वो ब्राउन हेयर वाला बंदा अपनी अल्फा एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि फायर से रिलेटेड थी। वो ब्राउन हेयर वाला बंदा बोलता है, मिडिल स्कूल के दौरान मैंने तुम्हें काफी बार ये समझाया है, लेकिन तू अभी भी नहीं सुधरा। तभी अचानक से वो ब्राउन हेयर वाले बंदे की फायर आइस में बदल जाती है। इसे कूरो भी हैरान होते हुए देखकर बोलता है कि इसकी फायर आइस में बदल गई। ब्राउन हेयर वाला बंदा पीछे घूमते हुए बोलता है कि आखिरकार किसने ये किया। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जिसने उस लड़के की फायर को आइस में बदला था वो एक लड़की थी। वो लड़की बोलती है कि तुम्हें अपनी अल्फा एबिलिटीज को ईवीएस के खिलाफ यूज करना चाहिए, आखिरकार तुम अपनी पावर्स को सिविलियंस के ऊपर क्यों आजमा रहे हो। तभी हमारा एमसी बताता है कि इस लड़की का नाम होयोंग उरिन है, हाइची स्कूल के फर्स्ट ईयर के एलीट्स में आती है। रैंक इसका ऐसा है और इसे आइसवॉल विच के भी नाम से जाना जाता है। इनको वहाँ पर देखकर वो ब्राउन हेयर वाला बंदा कूरो के ऊपर से हटते हुए बोलता है, अपने आप को इतना ज्यादा हाईली और माइटी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम भी वही कर रही हो जो मैंने अभी किया था। ओरिन भी उस कैन को उठाते हुए बोलती है कि तुम्हें भी अपने से हायर रैंक के लोगों से भिड़ना नहीं चाहिए, वक्त आने पर इमरजेंसी में हमें परमिशन है कि हम सिविलियंस को भी मार सकते हैं। ओरिन की बात सुनकर कूरो हल्का सा स्माइल करता है और ओरिन के हाथ से उस कैन को लेते हुए उसे थैंक्स करता है उस कैन को उसके लिए उठाने के लिए। लेकिन कूरो ओरिन की तरफ अपना थम्स अप करते हुए बोलता है, रैंक और अल्फा एबिलिटी मेरे लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि एक पर्सन की कीमत उसकी रैंक और उसकी अल्फा एबिलिटी से नहीं पता चलती, बल्कि उसका बिहेवियर कैसा है इस चीज से पता चलती है। कूरो ये बोलकर उसे और भी सफाई करनी है, वहाँ से हाथ हिलाते हुए जाने लगता है। उसे वहाँ से ज्यादा देख ओरिन उसे देख रही होती है। ओरिन अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि आखिरकार ये किस तरीके का इंसान था, मुझे लगता है कि मैं सुबह सुबह किसी बेवकूफ के चक्कर में पड़ गई। यहीं से सीन चेंज होकर 8 साल पहले पर आता है, जहाँ पर छोटा कूरो रो रहा होता है। कूरो की मदर उसे पूछती है कि आखिरकार वो रो क्यों रहा है। फिर कूरो अपनी मदर से बोलता है कि मदर, सब लोग मेरे पास कोई अल्फा एबिलिटी ना होने के कारण मुझे चिढ़ाते हैं। कूरो की मदर कूरो से बोलती है, ठीक है तुम्हारे पास कोई अल्फा एबिलिटीज नहीं है, इस चीज से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक इंसान
की कीमत इस चीज से नहीं लगा जा सकती कि उसके पास क्या है, बल्कि उसकी कीमत इस चीज से डिटरमाइन होती है कि आखिरकार वो करता क्या है। तुम्हें सिर्फ किसी के लिए जो तुम्हारा अपना है उसके लिए यूजफुल बनना होगा। और ये चीज मैं तुम लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि ये चीज तुम लोग अपने ऊपर भी अप्लाई करो। केवल यही स्पीच अप्लाई करने पर लाइफ में तुम्हें ये चीज बहुत ही ज्यादा आगे लेकर जाएगी। अपनी मदर की ये बात अपनी आंखों में आंसू भर कर कूरो सुन रहा होता है। इसके बाद कूरो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, मैं इसे जरूर ट्राई करूंगा मॉम। जो सुनकर कूरो की मदर हंसते हुए उसे अपना बेस्ट देने के लिए बोलती है। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर हमें कूरो की मदर को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पर होती है। डॉक्टर कूरो की मदर को देखते हुए बोलता है, तुम्हारी मदर की कंडीशन को देखकर लगता है कि वो अपनी खुद की अल्फा एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई। और तो और इस बीमारी का इलाज हम लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं है। वहीं पर पीछे खड़ी नर्सेस आपस में बात कर रही होती है। येलो हेयर वाली नर्स बोलती है, तुम्हें पता है कि इस पेशेंट के बच्चे ने किसी भी तरीके की अल्फा एबिलिटीज को अवेकन नहीं किया है। जो सुनकर ब्लैक हेयर वाली नर्स बोलती है, नो वे, दो लोग जिनकी कोई रैंक ही नहीं है, ये माँ बेटे किसी काम के नहीं है। वहीं पर कूरो उनसे थोड़ी दूर खड़ा उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। कूरो बोलता है कि आखिरकार रैंक्स और अल्फा एबिलिटीज के अंदर इतना ज्यादा ग्रेट क्या है। कूरो उन नर्स के पास जाते हुए अपनी मदर की कही गई बातों को रिपीट करते हुए बोलता है, मेरी माँ और मेरी कीमत अपने मन से मत लगाओ, एक पर्सन की कीमत उसके कर्म से पता चलती है। और यहीं से सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है। यहाँ पर कूरो जमीन पर पोछा मार रहा होता है, विंडोज को और कमोड को बहुत तेजी से साफ कर रहा होता है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है उस हिसाब से ये पर्सन यहाँ का चौकीदार है, लेकिन काम इसके स्वीपरों वाले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अपने काम को कंप्लीट करने के बाद कूरो आसमान में सर करते हुए बोलता है कि शाम होने से पहले मैंने अपने सारे काम को कंप्लीट कर लिया। कूरो बोलता है कि अभी मेरे पास वक्त है, मुझे लगता है बाहर जाकर भी मुझे थोड़ी सफाई कर देनी चाहिए। यहीं से सीन चेंज होकर बाहर पर आता है, जहाँ पर हाईची स्कूल के स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू होने वाली थी। यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के पास में 2 केज होते हैं जिनके अंदर मॉन्स्टर्स होते हैं। इन मॉन्स्टर्स को यहाँ के बच्चों की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लाया गया है। तभी वहाँ पर उन केज के बगल में खड़ा हुआ इंस्ट्रक्टर बोलता है, स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर हो वो सभी के सभी बी या बी रैंक के ऊपर के हो, इसलिए हमने तुम सभी के लिए एक ई रैंक के ईवीए को प्रिपेयर किया है, जो कि तुम लोगों का रैंक इन मॉन्स्टर्स से हाई है। इसलिए मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए। बोलते साथ ही वो इंस्ट्रक्टर उस केज को खोल देता है, जिसके साथ ही कुछ ईवीएस अटैक करना चालू कर देते हैं। इसके काउंटर में ओरिन अपने आइस वॉल, ब्राउन हेयर वाला बंदा अपने मेज फ्लेयर से अटैक करता है। दोनों के अटैक की वजह से सामने खड़े ईवीए एक ही बार में मर जाते हैं। सिंगल हिट किल करता देख उनके फेलो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलता है, उन्होंने एक ही अटैक के अंदर उन ईवीएस को खत्म कर दिया। सही चलता रहा तो एस रैंक का अपोनेंट भी इनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा। उन दोनों को सिंगल हिट किल करता देख दूर खड़ा कूरो भी उन्हें देख रहा होता है। कूरो हैरान होते हुए उन लोगों को देख रहा होता है कि तभी कूरो को याद आता है कि उसे कचरा फेंकने भी जाना है। तभी कूरो के पीछे आसमान से एक मिटियोर सी चीज गुजरती है और वहीं से कूरो से थोड़ी दूर पर वो चीज जमीन पर लैंड होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि सिटी के बाहर से भी उस धमाके को साफ साफ देखा जा सकता था। कूरो और उस धमाके के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस था, लेकिन उस धमाके का शॉक वेव इतना ज्यादा था कूरो वहाँ पर अपने पैरों पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उस अचानक से धमाके की वजह से स्कूल का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अलार्म लोगों को अलर्ट करते हुए बोलता है, एक ईवे ने 8th स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया है। उस अटैक के पास में जितने भी सी रैंक और उससे ऊपर के लोग हैं जल्द से जल्द शेल्टर में जाएं। हमें दिखाया जाता है कि वो ईवे कोई और नहीं, चैप्टर के स्टार्टिंग में जिस ड्रैगन को हमें दिखाया गया था वही था, जिसके जस्ट नीचे हमारा एमसी गिरा पड़ा हुआ होता है। तो इतने बड़े से मॉन्स्टर को देखकर बोलता है कि आखिरकार ये किस तरीके का ईवी है, ये ईवीए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तभी वहाँ के लोग इस ईवीए की स्पीशीज को पहचान जाते हैं और डर के मारे चीखते हुए बोलते हैं कि ये ईवीएस की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज में से एक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ईवीए अपने नीचे पड़े स्टूडेंट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा जोरों से रोर करता है। ड्रैगन को अपने सामने दहाड़ते देख जो लोग अभी तक अपने आप को अवेक नर्स और स्ट्रॉन्ग चीख चीख कर बोल रहे थे, उन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। सभी के सभी वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। हालांकि जमीन पे पड़ी और उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, ये बोलकर हम लोग टॉप रैंकर हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मिलकर इस मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए। लेकिन वो लोग इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं, जोर जोर से मदद की गुहार लगाते हुए भागने के अलावा और उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उनमें से एक लड़का जो मदद मांगते हुए भाग रहा था, उसे वो मॉन्स्टर मुंह में रख लेता है और बिना उसे चबाए निगल जाता है। उस बंदे को निगलने के बाद वो ड्रैगन अपनी मुंडी को घुमाता है तो वहाँ पर जमीन पर ओरिन पड़ी हुई होती है। ओरिन ने अपने सामने घट रहे मंजर को पहली बार देखा है। ये देखा है कि एक ईवी इंसानों को कैसे डिवोवर करते हैं और इन वहाँ पर जमीन पर पड़े हुए कांपना चालू कर देती है। वो ड्रैगन इतना बड़ा होता है कि उसके सामने ओरिन चींटी सी लग रही होती है। तभी वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है, जिसके मुंह के अंदर से एक और जबड़ा बाहर आता है और इन जमीन पे पड़ी कांपते हुए अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रही थी। तभी वहाँ पर हमें किसी के फुट स्टेप को दिखाया जाता है। वो पर्सन कूरो होता है। कूरो अपने हाथ के कचरे की थैली को फेंक कर उस ड्रैगन के मुंह के ऊपर मारता है। उस कचरे की थैली के अंदर सूखी हुई पेड़ की पत्तियां थी, इसके वजह से उस ड्रैगन का विजन ब्लॉक हो जाता है। इसी दौरान कूरो जल्दी से ओरिन को अपनी पीठ के ऊपर उठा लेता है, उस ड्रैगन के पास से बड़ी तेजी से भागना चालू कर देता है। वहीं पर उसके पास में एक सीवर लाइन होती है, जिसे कूरो ने स्टार्टिंग में ही साफ कर दिया था, जिसकी वजह से कूरो को इसकी एंट्रेंस और एग्जिट के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पता है। इसी के साथ उस सीवर के ढक्कन को खोलकर वो लोग इस
सीवर लाइन के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन तब तक उस ड्रैगन की नजर उन दोनों के ऊपर पड़ गई थी। यहीं से सीन चेंज होकर सीवर लाइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुरो अभी भी ओरिन को अपनी पीठ पर लेकर दौड़ रहा होता है। ओरिन कुरो से पूछती है कि आखिरकार एक जेनिटर होने के बाद भी वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, ऊपर से तुम्हारे पास किसी भी तरीके की अल्फा एबिलिटीज भी नहीं है। उस पे पसीने में लथपथ होकर हाफते हुए कुरो बोलता है, मैंने केवल वही किया जो मैं कर सकता था, वैसे भी तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए अल्फा एबिलिटीज की जरूरत नहीं है। कुरो की ये बात सुनकर थोड़ी देर के लिए ओरिन भी शांत हो जाती है। उसके बाद ओरिन हल्का सा ब्लश करते हुए कुरो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। वे कुरो ओरिन से बोलता है, इस सीवर लाइन के एग्जिट पे शेल्टर की एंट्रेंस है, हमें जल्द से जल्द वहां तक पहुंचना होगा। बोलते साथ ही कुरो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहाँ पर हमें कुरो को दिखाया जाता है। कुरो उस सीवर के एग्जिट के ढक्कन को खोलते हुए ओरिन के साथ उस लाइन से बाहर आ रहा होता है। सीवर लाइन के जस्ट एग्जिट पर शेल्टर की एंट्रेंस होती है, जिसे देखकर कुरो खुश हो जाता है। कुरो ओरिन को सहारा देते हुए शेल्टर के गेट के पास जाने लगता है। तभी वो पाता है कि उस वक्त पर शेल्टर का गेट धीमे धीमे कर बंद हो रहा होता है। तभी कुरो अपनी आवाज को बढ़ाते हुए शेल्टर के अंदर के लोगों से शेल्टर के गेट को बंद करने से रोकता है और बोलता है कि अभी 2 लोग यहाँ पर हैं, हमें भी अंदर ले लो। तभी उस शेल्टर के गेट के पास से एक बंदा बोलता है, हम लोग पहले से यहाँ पर नंबर से बहुत ज्यादा हैं, सभी के सभी आसपास के लोग इसी शेल्टर में आ चुके हैं, इसलिए इस शेल्टर के अंदर जगह नहीं बची है, इसलिए तुम दूसरे शेल्टर पे जाकर छुपो जाके। तभी उस पर्सन के पीछे खड़ा हुआ दोस्त उसे रुकने के लिए बोलता है। उस वक्त पर उस लड़के की नजर ओरिन के ऊपर पड़ गई थी। वो लड़का बोलता है, ये तो फर्स्ट ईयर की होगा ओरिन है, जल्दी से इस लड़की के लिए जगह बनाओ। ये सब ओरिन के एस रैंक होने की वजह से हो रहा होता है। उन लोगों को गेट को खोलता देख कुरो और ओरिन खुश होकर एक दूसरे की तरफ देखना चालू कर देते हैं। कुरो ओरिन को सहारा देकर शेल्टर के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो तुम लोगों ने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया होगा। उनमें से एक पर्सन कुरो को धक्का देते हुए बोलता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते। तभी जिस पर्सन ने कुरो को धक्का दिया होता है, मैंने तुम्हें स्कूल में देखा था, तुम वही अनअवेकन बंदे हो ना जिसके पास कोई भी अल्फा एबिलिटीज नहीं है। तभी जिस पर्सन ने कुरो को धक्का दिया होता है, वो पर्सन बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए जगह नहीं है, इसीलिए तुम किसी और शेल्टर में जाओ। कुरो को अचानक से जमीन पर गिरा देख ओरिन हैरान होकर कुरो को देखने लगती है। ओरिन उस पर्सन को रोकते हुए बोलती है कि रुक जाओ, इसी पर्सन ने मेरी जान बचाई है, प्लीज इसे भी अंदर ले लो। अगर जो यहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा है तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। हे जल्दी से तुम अंदर जाओ। ये चीज ओरिन कुरो से बोलती है, लेकिन ओरिन की बात सुनने के बाद भी कुरो वहाँ से हिल भी नहीं रहा होता है। ओरिन परेशान होते हुए बोलती है कि ये तुमसे एक हायर रैंक का ऑर्डर है, जल्दी से अंदर जाओ। तभी उनके पीछे से उसी मॉन्स्टर की दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो सुनकर वहाँ के जितने भी लोग थे सारे के सारे सहम गए थे। वो लड़का बोलता है, बहुत हो गया, वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है, जल्दी से जल्दी शेल्टर के गेट को बंद करो। जो सुनकर कुरो के चेहरे के ऊपर परेशानी हम साफ साफ देख पा रहे होते हैं। और तभी कुरो अचानक से ओरिन को शेल्टर की तरफ धक्का दे देता है। ये देखकर ओरिन भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है। दौरान हमें कुरो की आवाज सुनाई पड़ती है। कुरो बोलता है, रैंक और अल्फा एबिलिटीज मेरे लिए मैटर नहीं करती। ये बोलकर कुरो ओरिन को थम्स अप देता है और वहीं पर हमें ओरिन को दिखाया जाता है, जो चीखते हुए गेट को रोकने के लिए बोलती है, लेकिन वो गेट ओरिन के सामने ही बंद हो जाता है। थोड़ी देर तक कुरो शेल्टर के उस बंद गेट को देखता रहता है, पर तभी कुरो के पीछे से कोई बड़ी सी चीज कुरो को अप्रोच करने लगती है, जिसे कुरो महसूस कर पीछे देखने लगता है। तो वो पाता है कि वो बड़ी सी चीज कुछ और नहीं वही ड्रैगन था, और उसी के जस्ट नीचे कुरो खड़ा हुआ होता है। वो ड्रैगन गुस्से से गुर्राते हुए कुरो को देखता है और कुरो आंखों में आंसू लेकर स्माइल करते हुए उसे देखता है। फिर तभी पीछे बैकग्राउंड में हमें कुरो की आवाज सुनाई पड़ती है। कुरो बोलता है कि मैं 15 साल तक इसी बेवकूफी से जीता रहा, लेकिन इस बार मेरा अपोनेंट एक मॉन्स्टर है जिसे एक टॉप रैंकर भी हरा नहीं सकता। तभी कुरो वहीं पे पड़े एक लोहे के रॉड से उस ड्रैगन के पैर के ऊपर मारते हुए बोलता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही मेरे पास कोई अल्फा एबिलिटीज नहीं है, लेकिन अगर जो मैं मर रहा हूँ तो मैं अपने आत्मसम्मान के साथ मरना चाहूंगा। कुरो का ये बोलना ही था कि तभी वो ड्रैगन कुरो की आधी बॉडी को अपने मुंह के अंदर रख लेता है और हल्का सा प्रेशर देते साथ ही कुरो के हाथ पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। बैकग्राउंड में कुरो बोलता है, मेरे जैसा किसी को बचाते हुए मरना ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और इसी बीच वो ड्रैगन कुरो को चबाना चालू कर देता है। कुरो की कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है। कुरो अपने मन के अंदर बोलता है, नहीं यही जिंदगी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये भरोसा करने की कोशिश की कि तुम्हारे काम से तुम्हारी कीमत बनाई जाती है, लेकिन असल में बात तो यह है कि मैं हमेशा से अल्फा एबिलिटीज चाहता था। मैं हमेशा से एक अवेकनर बनना चाहता था और अपनी अल्फा एबिलिटीज को उन लोगों को दिखाना चाहता था तो मुझे और मेरी माँ को नीची नजरों से देखते थे, लेकिन अब शायद ये नामुमकिन है। मुझे माफ कर देना माँ कि मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मैं भी ये नहीं चाहता था, पर मैं मर रहा हूँ। तभी अचानक से कुरो के सामने एक विंडो सी चीज आती है। इस विंडो के अंदर लिखा था कि अल्फा एबिलिटीज अवेकन होने की कंडीशन जो कि डेथ थी वो पूरी होती है। तभी कुरो की बॉडी ग्लिच करना चालू कर देती है। विंडो फिर से पॉपअप होती है और उसमें लिखा होता है, यूजर की एबिलिटीज को एक्टिवेट किया जा रहा है। यूजर की एबिलिटी एपेक्स प्रेडिएटर ब्लैक होल है। तभी कुरो के सर के ऊपर एक ब्लैक होल अपेयर होता है और वो ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को डिवावर करना चालू कर देता है। फिर ये मान लो कि अपने अंदर सारी चीजों को खींचना चालू कर देता है। उसी बीच ड्रैगन की आउटर बॉडी के ऊपर डेंट पड़ना चालू हो जाते हैं, जो देखकर वो ड्रैगन भी हैरान हो जाता है और अचानक से ड्रैगन दर्द के मारे चीखना चालू कर देता है। धीमे धीमे कर उसके बॉडी के ऊपर जो डेंट थे वो बड़े से होल में बदलना चालू हो जाते हैं। एक और विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि टारगेट 20% तक अब्सॉर्ब हो चुका है। कंजप्शन रेट के साथ ड्रैगन के बॉडी का होल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक और विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर कंजप्शन रेट 40% तक हो गया था। धीमे धीमे कर वो होल और भी ज्यादा बड़ा होता जाता है
और धीमे धीमे कर वो ब्लैक होल ड्रैगन की बॉडी को भी अब्सॉर्ब करने लगता है। कंजप्शन रेट 90% तक हो गया था। अब तक ड्रैगन की पूरी बॉडी उस ब्लैक होल के अंदर जा चुकी थी और 100% कंप्लीट होने के बाद वो ब्लैक होल एक और में बदल जाता है। एक और विंडो पॉपअप होती है। उस विंडो के अंदर लिखा होता है कि टारगेट को डिकम्पोज किया जा रहा है और यूजर की बॉडी को वापस से रिकंस्ट्रक्शन फेस में डाला जा रहा है। वो ऑर्ब जिसका टेक्सचर अब एक अंडे के जैसे हो गया था वो हिलना चालू कर देता है और अचानक से उस ऑर्ब के अंदर क्रैक पड़ना चालू हो जाते हैं और एक ब्लास्ट के साथ वो ऑर्ब फट जाता है। इसके अंदर से बहुत सारा व्हाइट कलर का धुआं निकलना चालू हो जाता है। उसी क्रैक के अंदर हमें एक ह्यूमन की बॉडी को दिखाया जाता है और वो चमकती हुई बॉडी क्रैक के ऊपर चढ़ते हुए ऑर्ब के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो पर्सन कूरो होता है जो अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया था। कूरो बोलता है मैं अभी जिंदा कैसे हूँ, मुझे तो उस ड्रैगन ने खा लिया था ना, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे बहुत ही ज्यादा जोरों की भूख लगी है। एक और विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर लिखा होता है एविया की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को सक्सेसफुली कंज्यूम कर लिया जा चुका है। अब तुम उसी मॉन्स्टर की अल्फा एबिलिटीज को भी यूज कर सकते हो। क्या आप अपनी अल्फा एबिलिटीज को यूज करना चाहते हैं? लेकिन कूरो का ध्यान शायद उस विंडो के ऊपर था ही नहीं। कूरो बोलता है यार मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। यही बोलते साथ ही कूरो बेहोश होकर उस ऑर्ब के नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद हमें कूरो की बॉडी को दिखाया जाता है जिसके हाथ के ऊपर एक ब्लैक सा मार्क होता है। जूम करने पे हमें पता चलता है कि वो किसी तरीके का मार्क नहीं, कूरो की अल्फा एबिलिटी होती है जो कि एक होल होती है। अचानक से वो ऑर्ब उसी होल के अंदर समाना चालू हो जाता है और पूरी तरीके से उस होल के अंदर समा जाता है। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो बोलता है उसे वापस दो। वो आवाज को सुनकर कूरो धीमे धीमे कर अपनी आंखें खोलता है। इसी बीच फिर से कूरो को वही आवाज सुनाई पड़ती है कि बॉडी को वापस दो। कूरो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरे सर के अंदर किसकी आवाज गूंज रही है। तभी अचानक से वही ड्रैगन कूरो के सामने आ जाता है जिसे देखकर कूरो डर जाता है। वो ड्रैगन ये बोलकर कि मेरी बॉडी को वापस दो, और वो अपने बड़े से मुंह को फैलाकर कूरो को खाने लगता है। वही कूरो झटपटाकर चीखते हुए उठकर बैठ जाता है। कूरो उठकर बैठता है तो वो पाता है कि वो हॉस्पिटल में बेड पर है। कूरो अपनी बॉडी को महसूस करते हुए बोलता है मैं जिंदा हूँ, मुझे तो उस मॉन्स्टर ने खा लिया था ना, और आखिरकार ये मेरे हाथ में क्या है। ये बोलकर कूरो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कूरो की अल्फा एबिलिटी ब्लैक होल होती है।